दोस्तों, बीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे अपने जो पुराना वीडियो टॉपिक था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था इसके दूध का संगठन और गुणवत्ता तथा उत्पादकता पर असर डालने वाले कारकों के बारे में थोड़ी डिटेल देखी थी हमने कि और बाद में हमने देखा था उसके दूध का संगठन कि दूध के संगठन में हमने देखा था कि जो उसमें कितनी % पानी की मात्रा पाई जाती है और वसा कितनी पाई जाती है। तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब आगे टॉपिक आता है अपना नया टॉपिक कि दुग्ध शर्करा। तीसरा पॉइंट आता है दुग्ध शर्करा, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश वर्ड में हम मिल्क शुगर कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं दुग्ध शर्करा। तो ये क्या होता है कि ये इसे लैक्टोज भी कहते हैं। किसको कहते हैं? दुग्ध शर्करा को क्या बोलते हैं? लैक्टोज। इसको लैक्टोज भी बोलते हैं। जो दुग्ध शर्करा है उसे लैक्टोज भी बोला जाता है। बात करें हम, लैक्टोज केवल दूध में ही पाया जाता है। जो दूध होता है उसमें ही पाया जाता है क्या? लैक्टोज। तो लैक्टोज शर्करा वो किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। हम बात करें कि लैक्टोज की मात्रा, जो लैक्टोज है उसकी मात्रा गाय के दूध में कितनी होती है? 4.5%। जो गाय का दूध है उसमें होती है 4.5% और भैंस के दूध में होती है, गाय में 4.5 और भैंस के दूध में होती है 4.8%। इसकी लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? भैंस में 4.8 और गाय में होती है 4.5%। हम बात करें कि लैक्टोज किस काम आता है? ये लैक्टोज होता है वो होता है कि दूध के स्वाद, सुगंध और रंग, जो रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। किस काम में? दूध का स्वाद, दूध का स्वाद, सुगंध, दूध का स्वाद, सुगंध व रंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है? लैक्टोज जो शर्करा पाई जाती है केवल किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। कौन क्या पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा, जिसे हम बोलते हैं दुग्ध शर्करा है उसे लैक्टोज भी कहते हैं। तो ये लैक्टोज की मात्रा गाय में पाई जाती है 4.5% और भैंस में पाई जाती है 4.8%। तो ये लैक्टोज किस काम में आता है? लैक्टोज का कार्य क्या है? ये दूध का स्वाद, सुगंध और रंग, जो रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है क्या? लैक्टोज शर्करा। फिर अगला टॉपिक आता है, चौथा पॉइंट आता है खनिज लवण। खनिज लवण हम किसकी बात कर रहे हैं? दूध के संगठन की बात कर रहे हैं। दूध के संगठन की बात कर रहे हैं। तो खनिज लवणों में हम बात करें, खनिज लवणों की हम बात करें तो जो दूध में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। किसमें? दूध में। किस चीज का? कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है और फास्फोरस का क्या होता है? इसमें अच्छा स्रोत होता है। किसमें? खनिज लवण जो पाए जाते हैं दूध में। तो जो खनिज लवणों की बात करें तो क्या क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है। अब इसके बाद में बात करें, दूध में आयरन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जो आयरन होता है वो दूध में बहुत कम पाया जाता है। किनसे? कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की तुलना में आयरन कम पाया जाता है। फिर बात करें कि जो इन लवणों की मात्रा है वो गाय के दूध के बजाय भैंस में अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें? भैंस में अधिक।
भैंस के दूध में। तो बात करें कि जो भैंस का दूध है उसमें खनिज लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है, किससे? गाय के जो गाय का दूध होता है उससे ज्यादा किसमें? भैंस के दूध में खनिज लवणों की मात्रा पाई जाती है। इस खनिज लवणों में क्या क्या पाया जाता है कि कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है। अब इसके बाद में आता है विटामिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है विटामिन। विटामिन्स अगला पॉइंट आता है विटामिन्स। तो दूध में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं कि जो उसमें दूध में पाया जाता है कि पानी कितना पाया जाता है, वसा, उसमें दूध जो शुगर है वो कितना % होता है, कि किस प्रकार से किस रूप में पाया जाता है, खनिज लवण कौन कौन से पाए जाते हैं दूध में। फिर आता है विटामिन कि विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहला विटामिन आता है जो दूध में पाया जाता है, पहला आता है थायमीन। पहला आता है थायमीन। दूसरा आता है जो दूसरा विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए। फिर तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी। और चौथा जो बी है वो कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी। विटामिन बी। तो ये सभी किसमें पाए जाते हैं? विटामिन जो दूध में पाए जाते हैं, थायमीन पाया जाता है, विटामिन ए, सी, बी और पाया जाता है राइबोफ्लाविन। पांचवा विटामिन है राइबो। राइबोफ्लाविन, थायमीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और राइबोफ्लाविन, ये विटामिन पाए जाते हैं किसमें? दूध में पाए जाते हैं। तो खनिज लवणों की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है। फिर विटामिन में आता है थायमीन पाया जाता है, ए, बी और सी और राइबोफ्लाविन, ये विटामिन पाए जाते हैं किसमें? दूध में पाए जाते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है दूध की उत्पादकता को गुणवत्ता व उत्पादन पर असर डालने वाले कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या? दूध की गुणवत्ता, दूध की गुणवत्ता व उत्पादकता पर असर डालने वाले कारक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है दूध की गुणवत्ता व उत्पादकता पर असर डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पशु की नस्ल। पहला पॉइंट आता है पशु की नस्ल। पहला पॉइंट आता है पशु की नस्ल। फिर आता है सबसे पहला पॉइंट आता है पशु की नस्ल। तो पशु की नस्ल के बारे में हम बात करें तो कि जो गाय दुधारू नस्ल की होती है, जो गाय दुधारू नस्ल की होती है वो बाहर वाइट की नस्लों की तुलना में ज्यादा दूध देती है। क्योंकि में कि जो दुधारू नस्ल है, जो नस्ल है कि जैसे मानो रेड सिंधी है वो
दुधारू नस्ल है। रेड सिंधी अपने लैक्टेशन पीरियड में जो दुधारू नस्ल है, रेड सिंधी की बात कर रहा हूं, रेड सिंधी जो दुधारू नस्ल में आती है, कौन सी, रेड सिंधी, वो अपने पूरे लैक्टेशन पीरियड यानी पूरे ब्यावत काल में कितना दूध देती है, 1135 लीटर, 1135 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। पूरे ब्यावत काल में कितना दूध देती है, 1135 लीटर। और मैं बात करूं अगर कि जो बाहर की नस्ल है, हरियाणा है, कौन सी, हरियाणा, तो वो देती है 1100 लीटर। वो कितनी, 1100 लीटर। तो किस पर जो असर डालते हैं कारक दूध की गुणवत्ता उत्पादकता पर, तो सबसे पहले पशु की नस्ल इंपॉर्टेंट होती है किस पर, कि दूध देने पर, कि एक तो जो दुधारू नस्ल है रेड सिंधी वो अपने पूरे ब्यावत काल में कितना दूध देती है, 1135 लीटर। इसके विपरीत बात करें हम भारवाहक नस्ल की, वो 1100 लीटर दूध देती है। तो इसके बाद में आता है कि दूध देने वाली नस्लों के गायों में अंतर बाह्य, कि एक तो विदेशी नस्ल है, एक देशी नस्ल है। एक विदेशी और देशी नस्ल में अगर हम बात करें तो जो एचएफ नस्ल है, होल्स्टाइन फ्रीजियन, विदेशी नस्ल है, होल्स्टाइन फ्रीजियन अपने ब्यावत काल में दूध दे, किससे ज्यादा दूध देगी, वो जो अपनी जो देशी नस्ल है, मान लो रेड सिंधी है, रेड सिंधी से ज्यादा दूध देगी कौन सी, जो विदेशी नस्ल है। तो जो पहला पॉइंट आता है वो पशु की नस्ल का, कि ये उत्पादकता पर असर डालते हैं, कि ये जरूरी है कि सबसे पहले ये होता है कि एक भारवाहक है, एक दुधारू है, एक विदेशी है और एक अपने देशी है। तो क्या होता है कि एक ज्यादा दूध देने वाली और एक कम दूध देने वाली। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पशु की नस्ल। लेकिन बात करें कि जो ज्यादा दूध देती है, जो गाय या भैंस जो सब ज्यादा दूध देती है, उसमें फैट प्रतिशत कम होता है, किसमें वसा का परसेंटेज कम होता है, किसमें ज्यादा दूध, जो गाय ज्यादा दूध देती है। बल्कि जो कम दूध देती है, जैसे बात करें कि रेड सिंधी है, उसमें फैट प्रतिशत कम आएगा, और हरियाणा जो नस्ल है जो कम दूध दे रही है उसमें फैट प्रतिशत ज्यादा आएगा, कि ज्यादा दूध देती है उसके फैट प्रतिशत कम, और अगर कम दूध देती है तो उसके फैट प्रतिशत ज्यादा आते हैं। इसके बाद में फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आता है पशु की जाति। दूसरा पॉइंट आता है पशु की जाति। पशु की जाति, तो इसके बारे में बात करें तो कि दूध का अधिक उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही अलग अलग जातियों में, पशुओं में अलग अलग होता है। कि जो पशु की जाति मान लो कि एक तो अपनी देशी नस्ल है, एक विदेशी नस्ल है, उसी प्रकार की हम बात करें और गाय और भैंस में, गाय और भैंस में अगर बात करें तो भैंस में फैट प्रतिशत ज्यादा होता है, किसके, भैंस के दूध से ज्यादा किसमें होता है, भैंस में। तो इसमें क्या होता है कि जो जाति है वो भी असर डालती है कि इस पर गुणवत्ता और उत्पादकता पर असर डालती है, कि जो नस्लें हैं अलग अलग, भैंस में फैट प्रतिशत ज्यादा आएगा और गाय के दूध में कम आता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है उम्र। तीसरा पॉइंट आता है उम्र। तीसरा पॉइंट आता है उम्र, कि ये मानना था कि जो दूध की है, जो दूध है वो 8 से 9 उम्र की जो वर्ष की उम्र है वहां तक ही बढ़ता है। कौन सी उम्र तक, 8 से 9 वर्ष की उम्र तक। कि पशुओं में जो दूध बढ़ता है वो 8 से 9 वर्ष की उम्र तक ही बढ़ता है। लेकिन इसके बाद में जब धीरे धीरे एज बढ़ेगी, 8 से 9 वर्ष से ज्यादा जैसे एज बढ़ेगी तो उसका दूध कम होता जाता है, उसका दूध कम होता जाता है। इस ये माना जाता है कि जो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट और थर्ड जो लैक्टेशन पीरियड होता है, पहला और पहले से तीसरे ब्यावत काल तक, फर्स्ट से थर्ड तक, फर्स्ट से थर्ड
जो ये लैक्टेशन पीरियड होता है ब्याह का होता है एक फर्स्ट माह नहीं हो फर्स्ट माह से तीसरी माह तक क्या होता है उसमें फैट प्रतिशत बढ़ता है, फैट प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन इसके बाद में चौथे के बाद तीसरे से फिर बाद में जितनी बार भी मान लो कि 7 8 9 10 बार यानी उनको व्यायाम पशु तो वहां तक क्या होता है फिर धीरे धीरे कम होता जाता है क्या फैट प्रतिशत। दूध की बात करें तो दूध बढ़ता है 8 से 9 वर्ष की उम्र तक। और इसके बजाय हम बात करें कि उसके लैक्टेशन पीरियड की ब्याह काल की बात करें तो फर्स्ट से थर्ड ब्याह काल तक उसका फैट प्रतिशत बढ़ता है और उसके बाद में घटता है। तो धन्यवाद। आज हमने चर्चा की कि उसके दूध की गुणवत्ता और उसके उत्पादकता पर असर डालने वाले कारकों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.